चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ चरक संहिता के सूत्र स्थान के 27वें अध्याय जिसका नाम है अनपान विधिम अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। यह अनपान चतुष्क का तृतीय अध्याय है और इस अध्याय के अंतर्गत हमारे सभी प्रकार के आहार द्रव्यों को बताया गया है। यानी जो भी हम आहार सेवन करते हैं उनमें जो द्रव्य हैं उनके गुण कर्म को अलग अलग बताया गया है। चाहे वह चावल है, चाहे गेहूं है, चाहे जौ है, या फिर अलग अलग प्रकार की दालें हैं जैसे मूंग की दाल, उड़द की दाल, मोठ की दाल, ये सभी इनके गुण कर्म को इस तरह बताया गया कि अगर हम इनका सेवन करते हैं तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हितकारी है। तो उनको जानना सभी के लिए ही आवश्यक है। तो उस दृष्टि से इस अध्याय का महत्व बताया गया और यहाँ पर केवल शाकाहार का ही नहीं वर्णन किया गया बल्कि यहाँ पर मांसाहार के बारे में भी बताया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर अगर मांसाहार किया जाता है, यानी मांसाहार के लिए प्रेरित नहीं किया जा रहा, उसे कोई अति उत्तम नहीं बताया जा रहा, लेकिन वहाँ पर अलग अलग जीव जंतुओं के मांस के गुण कर्म को बताया गया और उनको भी विस्तार से बताने के पश्चात आगे सब्जियों के विषय में बताया जा रहा है और यह शाक वर्ग के अंतर्गत कहा गया है। शाक वर्ग के अंतर्गत हमने बथुए और करेला, बैंगन, आलू आदि के गुणों को जाना है और इससे पूर्व किए गए अध्ययन की रिकॉर्डेड वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है, आप उनका भी अवलोकन कर सकते हैं। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अन्य आहार द्रव्यों के विषय में जानेंगे। और अब सबसे पहले यहाँ पर खीरा ककड़ी के गुण कहे गए हैं। अब खीरा ककड़ी भी हमारे आहार का ही एक विशेष अंग है और विशेषतः ग्रीष्म ऋतु में इसका प्रयोग किया जाता है और अधिकतर हम इसको कच्चा ही खाते हैं, लेकिन इसकी सब्जी भी बनाई जा सकती है और उसी दृष्टि से अब यहाँ पर उनके गुण कहे गए हैं। और विशेषतः ऐसा कहा कि ये दोनों ही, यानी जो खीरा और ककड़ी हैं, वे मधुर हैं, गुरु हैं, कब्ज करने वाले हैं और शीतल और मुख के लिए प्रिय, यानी ये खाने में स्वादिष्ट लगते हैं और रुक्ष है। इनके सेवन करने के पश्चात रुक्षता उत्पन्न होती है और विशेषकर खीरा अति मूत्रल होता है। यानी अगर इन दोनों में खीरा अधिक मूत्रल है, अगर खीरे का सेवन किया जाए तो वह मूत्र की मात्रा को बढ़ाएगा। और यहाँ पर खीरे को तरतुस कहा जाता है, मतलब इसे आयुर्वेदिक भाषा में तरतुस कहा जाता है और ककड़ी को एरवा रुख कहते हैं और इन दोनों को मगज भी कहा जाता है, यानी इन दोनों के बीजों को मगज कहा जाता है। और मगज 4 प्रकार के कॉमनली जानते हैं, इसमें खीरा, ककड़ी और खरबूजा और तरबूज, और ये चारों ही ठंडे हैं और यह मूत्रल है। और उसी दृष्टि से ग्रीष्म ऋतु में अगर ठंडाई बनाई जाती है तो वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा अगर वृक्क संबंधी यानी किडनी के कोई रोग हैं तो वहाँ पर भी इनका प्रयोग किया जाता है। और अगर अश्मरी है वहाँ पर भी इन चारों मगज का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये मूत्रल है और मूत्रल होने के कारण मूत्र की मात्रा बढ़ती है और उसमें अश्मरी भी ठीक होती है। तो इस तरह से यहाँ इनके गुण कहे गए हैं। और इसके पश्चात पकी हुई ककड़ी के गुण कहे हैं। ककड़ी की भी 2 अवस्था, एक बाल्यावस्था मतलब जब वो बिल्कुल नरम सी है और दूसरी जब वो पक जाती है। अब उसके गुण ये कहें कि यह अंतर्दह और प्यास और क्लमजन्य कष्ट को दूर करने वाली है। मतलब जब एसिडिटी हो रही है, अम्ल पित्त की स्थिति है, तो ककड़ी का सेवन हितकारी होगा क्योंकि यह उसको कम करने वाली है। और प्यास और क्लमजन्य कष्ट को भी दूर करती है। तो ग्रीष्म ऋतु में इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है कि यह प्यास को कम करने वाली है। और ये क्लमजन्य कष्ट यानी थकान को दूर करने वाली है और विशेषतः मानसिक थकान को दूर करने वाली है। तो यह भी इसका एक विशेष गुण है और खाने में स्वादिष्ट है, तो इसलिए इसका प्रयोग ऐसे हम ग्रीष्म ऋतु में कर सकते हैं। अब इसके पश्चात अलाबू के गुण कहे जा रहे हैं। अलाबू लौकी को कहते हैं, लौकी मतलब घिया। अलाबू चिकित्सा भी कही जाती है। वो जब घिया पक जाता है तो उसका जो शेल है वो प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए उसे अलाबू चिकित्सा कहते हैं।
ये बहुत हार्ड होता है और एक गिलास की तरह बन जाता है, तो उसी को ही चिकित्सा के लिए प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर लौकी शाक यानी घिए की सब्जी के गुण बताए कि यह मल का भेदन करने वाला है, मतलब जिसे विबंध रह रहा है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, उस समय घिए की सब्जी लाभदायक होती है क्योंकि वह मल को निकालने वाली है। और यह शीतल है यानी ये ठंडी होती है, और रुक्ष है यानी ये शरीर में कफ को कम करने वाली है, इस प्रकार इसे रुक्ष कहा है। और यह भारी होती है, मतलब यह सुपाच्य नहीं है। हालांकि घिए के बारे में हम ऐसा जानते हैं कि यह लघु मान लेते हैं और ऐसा सोचते हैं कि यह जल्दी से पचने वाली है, लेकिन अगर इसे सिर्फ सूखा बनाया जाए तो यह पचने में गुरु हो। अब इसके पश्चात चिरभटी और एरवा रुख यानी यहाँ पर फुट और ककड़ी, इन दोनों के कच्चे फल का शाक का गुण कहा जा रहा है। फुट एक तरह का खीरा ककड़ी जैसा ही फल है और यह पकने पर फट जाता है और यह एक महक लिए हुए है। जैसे खरबूजे की महक भी बहुत जल्दी पहचानी जाती है, उसी प्रकार अगर कहीं पर फुट पड़ी हो तो उसकी महक भी बहुत तीखी होती है और एकदम फुट को पहचाना जाता है। ये उसके विषय में कहा गया है। और इन दोनों के फल का शाक कहा, मतलब अगर इनकी सब्जी बनाई जाएगी तो उसके क्या गुण होंगे कि लौकी की भांति मल का भेदन करने वाला है, ये भी मल को निकालने वाले हैं, और ये रुक्ष हैं, शीतल हैं और गुरु हैं, तो लगभग गुण वही लौकी वाले हैं। और पर विशेषकर वर्चोभेद यानी अतिसार रोग में एकत्रित मल को निकालकर अतिसार को दूर करते हैं। अतिसार में मल अधिक आता है, बार बार आता है, लेकिन अगर अतिसार हो रहा है तो वहाँ पर मल भी एकत्रित है, इसी वजह से अतिसार हो रहा है। तो इन दोनों के विषय में कहा, यानी फुट और ककड़ी, ये दोनों उस स्थिति वाले अतिसार के मल को निकालने वाले होंगे, तो यह उनका विशेष गुण कहा है। और इसके पश्चात अब पके हुए कुष्मांड के गुण कहे जा रहे हैं। कुष्मांड पेठे को कहा जाता है, तो यहाँ विशेषतः सफ़ेद पेठे के गुण कहे जा रहे हैं कि यह क्षार युक्त, मधुर और अमल रस से हल्का होता है। तो यानी यहाँ ये जो सफ़ेद पेठा है ये मधुर है और अमल गुण लिए हुए है, तो उस तरह से इनके गुण बताए। और यह मल मूत्र को निकालने वाला है, यानी अगर विबंध है तो उसको ये ठीक करेगा। और ये सभी दोषों को दूर करने वाला है, यानी ये वात पित्त कफ तीनों का ही शमन करने वाला है। तो सृष्टि से ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हितकारी है। और इसका हम शाक भी बना सकते हैं, इसका जूस भी पिया जा सकता है, और इसका मिठाइयाँ भी बनती हैं। जो सफ़ेद पेठा मिठाई के रूप में हम बाज़ार से लेते हैं, ये वही पेठे के बारे में ही कहा जा रहा है। और इसके पश्चात अब कैलूट यानी कठगुलर और कदम, नंदीमाश, एंदुक, इनके शाक विषद, गुरु, वीर्य में शीत और कफकारक होते हैं। ये जो अभी द्रव्य बताए गए हैं ये प्रचलन में नहीं है, लेकिन ये भी साधारणतः मिलने वाले ही पौधे हैं, इनकी शाक सब्जी बनाई जा सकती है। तो हम इनके गुण जानते हैं कि ये विशद हैं, यानी ये चिपचिपे से नहीं है, और ये गुरु हैं, वीर्य में शीत है, और शीत होने के कारण ये कफ को उत्पन्न करने वाले हैं। तो इस प्रकार इनके गुणों को कहा गया है। अब इसके पश्चात नील कमल की पत्ती के शाक, यानी कमल की पत्ती की अगर सब्जी बनाई जाए तो वे कौन से गुण वाली होगी, तो उसके विषय में कहा कि यह कषाय और रक्त पित्त नाशक होता है, यानी यह जो पित्तज रोग हैं उनको कम करने वाला होगा। रक्त पित्त के विषय में हम पिछले कई क्लासेस में जान चुके हैं कि यहाँ पर रक्त दुष्ट होता है और पित्त की अधिकता होती है और रक्त स्राव होता है, तो उस समय हमें ठंडे द्रव्यों का सेवन करवाना होता है। तो यहाँ पर नील कमल की पत्ती का शाक हितकारी कहा है। और इसके पश्चात अब अगला ताल के बाल, ताल के बाल का शाक,
उर्क्षत रोगजन्य वेदना को शांत करने वाला है और खजूर तथा ताड़ के फल के भीतरी भाग की मज्जा का शाक रक्तपित्त और क्षय रोग को दूर करता है। तो यहाँ पर एक ऐसा पौधा कहा है, वो है ताल। ताल को ताड़ भी कहा जाता है और ताड़ का पौधा ऐसा है कि जिसमें से ताड़ी निकाली जाती है और फिर ताड़ी का सेवन करवाया जाता है। तो ये सेवन में अल्कोहल होता है, ये भी एक तरह का अल्कोहलिक द्रव्य है। लेकिन उस द्रव्य के शाक के विषय में ऐसा कहा कि यह उर्क्षत रोग जन्य वेदना। उर्क्षत का मतलब है जब फेफड़ों में कोई क्षत हो जाए, यानी जिस समय अगर मुंह से खून आ रहा है तो यह उर्क्षत की स्थिति हो सकती है। मतलब फेफड़े संबंधी रोगों में ये जब दर्द होगा, वेदना होगी, तो उस समय इसका शाक हितकारी होगा। तो ऐसा कहा है। और फिर खजूर और ताड़ के फल के भीतरी भाग की मज्जा का शाक रक्तपित्त, यानी उसके अंदर का भाग भी ठंडा ही कहा और उसको कहा कि यह रक्तपित्त को दूर करने वाला होगा। और क्षय रोग, यानी जो सूखा रोग है, उसमें ये हितकारी होगा। यहाँ खजूर के विषय में विशेषता ध्यान में देने वाली बात है कि अगर हम जो प्रचलन में खजूर है उसका प्रयोग करते हैं तो उससे रक्तस्राव हो सकता है, लेकिन अगर उसके फल की मज्जा का प्रयोग किया जाए तो यह रक्तस्राव को रोकने वाला होगा। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है। अब इसके पश्चात त्रूट यानी कुमुदनी का कंद। अब यहाँ पर जो द्रव्य कहे जा रहे हैं ये सब पानी में उत्पन्न होने वाले हैं। तो ये अलग अलग द्रव्यों के नाम जानते हैं। कुमुदनी का कंद कहा, और भिस, जिसे आम भाषा में भे कहा जाता है और इसे ही भिसाड़ भी कहते हैं, वो, और शालुक, ये कमल कंद है, और कोंचाधन, ये भी छोटा कशेरू है, और कशेरुक, ये बड़ा चिंचूर है, और श्रृंघाटक, श्रृंघाटक सिंघाड़े को कहा जाता है, और अंकालोके, ये कमल का बीज है, इसे कमल गट्टा भी कहते हैं। ये सभी इनके शाक गुरु हैं, विष्टम्बी हैं और वीर्य में शीत है। तो इसका कहने का मतलब कि जो भी चीज़ें ये पानी में उगने वाली हैं ये सभी शीत है, लेकिन ये गुरु हैं, मतलब ये सुपाच्य नहीं है, इनको पचने में समय लगता है। और विष्टम्बी है, ये मल को बांधने वाली हैं, और वीर्य में शीत, जिसे हमने पहले कहा कि ये ठंडे हैं। तो इस प्रकार इनके विषय में कहा गया है। विशेषता हम सिंघाड़े के विषय में जानते हैं, सभी प्रयोग में भी लाते हैं, ये प्रचलन में अधिक है। और इसी तरह से ये भिसाड़ यानी भिस का प्रयोग भी प्रचलन में है। तो ये सभी भी ठंडे हैं और ये सब कार्य करने वाले हैं। सिंघाड़े का प्रयोग हम स्त्रियों के लिए विशेषतर लाभदायक मानते हैं। अगर मासिक स्राव अधिक मात्रा में हो रहा है तो उस समय इसका प्रयोग बहुत हितकारी होता है, और थायराइड के लिए भी इसे हितकारी कहा है। तो इस दृष्टि से यहाँ इनको हमें जानना है। अब इसके पश्चात ये कहा कि कोई और नील कमल का नाल, फूल और फल। अब कमल के विषय में कहा कि ये जो उसकी नाल है, जिसे हम राइजोम भी कहते हैं, और फूल और फल, ये सभी शीतल हैं, मधुर हैं और कषाय तथा कफ और वायु को कुपित करने वाले होते हैं। अब कफ और वायु को कुपित करते हैं, लेकिन ठंडे हैं, तो इसलिए ये पित्त को शमन करेंगे। तो इस प्रकार इनके गुण बताएं। और इसके पश्चात कमल के बीजों का शाक कहा जा रहा है, मतलब अगर बीजों से सब्जी बनाई जाए तो वो कौन से गुण वाली होगी। ये रस में कषाय और कुछ कब्जकारी होता है, यानी ये विबंध को करेगा, और रक्त पित्त का नाश करने वाला है। तो फिर ठंडे होने के कारण ये रक्त पित्त का शमन करेगा। और रस और विपाक में मधुर है, यानी रस में भी मधुर, विपाक में भी मधुर, और रस और विपाक मधुर है तो वीर्य शीत होगा। तो उस दृष्टि से इसका हम प्रयोग रक्त पित्त रोगों में कर सकते हैं। और मुंजातक, अब अगला जो द्रव्य कहा जा रहा है उसका नाम है मुंजातक। मुंजातक को समझने के लिए हम सालम पंजा जान सकते हैं। सालम पंजा का प्रयोग आयुर्वेद में कई औषधियों में किया जाता है। इसे वृक्ष कहा जाता है, और यहाँ इसके शाक के बारे में कहा जा रहा है कि यह बल को बढ़ाने वाला है,
और वीर्य में शीत है, गुरु है, स्निग्ध है और ये तर्पक है और मांस को बढ़ाने वाला है और यह वात पित्त नाशक है और रस में मधुर और अधिक शुक्रवर्धक होता है। तो जैसे साला पंचा के विषय में कहा कि यह वृक्ष है, तो अगर इसका शाक बनाया जाएगा तो भी ये वृक्ष होगा, शुक्रवर्धक होगा। और इसके अलावा ये कहा कि ये बल को बढ़ाने वाला है, वीर्य में शीत है, मतलब ठंडा है लेकिन ये सुपाच्य नहीं है, गुरु है और स्निग्ध है और यह मांस को भी बढ़ाने वाला है। तो इस तरह से इसके गुणों का प्रयोग हम कृष्ण व्यक्ति के लिए और विशेषतः दुर्बल व्यक्ति के लिए कर सकते हैं, या हम ऐसा कहें कि दुर्बल व्यक्ति के लिए बहुत हितकारी कहा गया है। अब इसके पश्चात विधारी कंद के गुण कहे जा रहे हैं। आयुर्वेद में विधारी कंद का भी बहुत प्रयोग किया जाता है और इसके गुणों में ये कहा कि यह जीवन शक्ति को देने वाला है, यानी रोग नाशक क्षमता को ये देने वाला है, इम्यूनिटी बूस्टर है और बृहन है, ये भी शरीर में वृद्धि करने वाला है और शुक्र को बढ़ाने वाला है, यानी यह वृक्ष है और कंठ रोगों में लाभकारी है। विशेषता इसे कंठ रोगों के लिए हितकारी कहा है और यह रसायन प्रयोग में श्रेष्ठ होता है। रसायन मतलब ये रस आदि धातुओं का पोषण करने वाला है। तो सृष्टि से विधारी कंद का महत्व बताया है और इसी को ऐसा कहा कि यह बलवर्धक है और मूत्रवर्धक है, यानी यह मूत्र को लाने वाला है और रस में मधुर और वीर्य में शीतल होता है। तो ये स्वाद में भी मधुर है और वैसे ये ठंडा होता है। तो इस प्रकार विधारी के गुण बताए हैं। अब इसके पश्चात अगला अम्लिका का कंद बताया। ये विधारी और अम्लिका ये दोनों कंद वर्ग के अंतर आते हैं, यानी ये भूमि के अंदर पैदा होते हैं। जिस प्रकार आलू उत्पन्न होता है तो ये उसी तरह के द्रव्य हैं और इनकी सब्जी बनाने के लिए ही कहा गया है। हालांकि जो आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाई जाती हैं उसमें उसका सूखा हुआ कंद प्रयोग करता है, लेकिन यहाँ पर हरे कंद का प्रयोग शाक के रूप में बताया गया है, उनके गुण बताए जा रहे हैं। अब यहाँ अम्लिका का कंद कहा, यह अम्लिका का कंद भी विधारी कंद जैसा ही होता है, लेकिन यह अम्लता लिए हुए है और विशेषता ऐसा कहा जाता है कि इसका सेवन वनवास के समय राम जी ने बहुत किया था, तो उसके गुण भी अनेक होते हैं। तो उसके यहाँ कहा कि यह गृहिणी और अर्श रोगों के लिए हितकारी है और लघु होता है, यानी ये पाचन संस्थान को ठीक करेगा और अर्श में विशेष हितकारी बताया और यह लघु है यानी सुपाच्य है और यह अधिक उष्ण नहीं होता और कफ तथा वायु नाशक होता है। उष्ण भी नहीं है लेकिन फिर भी ये कफ और वायु का शमन करने वाला है और मलों को बांधता है और मदाते रोग में लाभकारी है, यानी अगर मद्य का सेवन अधिक किया गया और उसके पश्चात मदाते रोग हो गया तो उस समय इसका प्रयोग हितकारी होगा। तो विशेषता उसके गुण बताए गए हैं। अब इसके पश्चात सरसों यानी सरसों के साग के विषय में कहा जा रहा है। अग्रही द्रव्यों के अंतर्गत हमने ये जाना था कि सरसों का साग सागों में निकृष्ट है, अहिततम है। तो प्रश्न ये था कि क्या सरसों का साग नहीं खाना चाहिए। अब उसके उत्तर में यहाँ पर गुणों को जाने। तो सबसे पहले ये कहा कि यह त्रिदोष वर्धक है। त्रिदोष वर्धक का मतलब वात पित्त कफ तीनों को ही बढ़ाने वाला है। तो ये एक इस प्रकार का साग कि यह तीनों दोषों को बढ़ाएगा। तो अगर अधिक मात्रा में इसका प्रयोग किया जाएगा तो ये दोषों को बढ़ाएगा और फिर उससे रोग उत्पन्न होंगे। तो उस दृष्टि से इसे अहिततम कहा गया था। अब इसके गुण ये कहे कि यह मल को बांधने वाला है। अब अगर अतिसार की दिक्कत रहती है, मात्रा मल की अधिक है, तो उस समय सरसों का साग हितकारी हो सकता है और यह मूत्र को रुक रुक कर निकालने वाला है। तो अगर मूत्र की मात्रा भी अधिक आती है तो उसको भी ये रुक रुक कर निकालेगा, मतलब उसे कम कर देगा। और इसके विपरीत हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर मल का विबंध रहता है, मूत्र भी कम आता है, तो उस समय अगर सरसों का साग का सेवन अधिक किया जाए तो उसका रोग बढ़ जाएगा।
तो उस दृष्टि से इसे अहिततम कहा जाएगा। तो जहाँ पर इसकी ज़रूरत है वहाँ उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसे आहार द्रव्यों के अंतर्गत ही बताया गया है, तो उस दृष्टि से इसका सेवन तो करना है लेकिन इसकी अधिकता से बचना है। तो यहाँ सरसों के साग के विषय में ऐसा कहा है। अब इसके पश्चात रक्तनाल और पटुआ, इन दोनों के शाक के गुण कहे कि यह रुक्ष और विशेषकर अमल होता है। अब इसके पश्चात पंडालू के गुण कर्म कहे जा रहे हैं। पंडालू का मतलब है आलू, और साधारणतः ये कहा जाता है कि आलू हमारे देश का नहीं है, ये बाहर से लाया गया और फिर इसकी खेती यहाँ पर की गई है। लेकिन अगर हम चरक संहिता का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें ये वर्णित है तो इसका मतलब कि उस समय भी यह हमारे देश में प्रयोग में लाया जाता था और इसकी फसल की जाती। अब इसके गुण कहे जा रहे हैं कि ये सरसों के साग के भांति ही त्रिदोष कारक है, यानी ये वात पित्त कफ तीनों को बढ़ाने वाला है और मल और मूत्र को बांधने वाला है। तो उस दृष्टि से इसे भी अहिततम ही कहा गया है, इसे भी निकृष्ट ही कहा गया है, यानी इसका अधिक सेवन लाभदायक नहीं है लेकिन सेवनीय है, इसका सेवन किया भी जाता है। सभी सब्जियों में लगभग आलू का प्रयोग किया जाता है लेकिन अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि रोगों की उत्पत्ति का कारण हो सकता है। और इसके विषय में ये कहा कि कंद होने के कारण यह मुख के लिए अत्यंत प्रिय होता है। और विशेषता कंद द्रव्यों के विषय में कहा जाता है कि ये खाने में स्वाद होते हैं। और विशेषता अब आलू के विषय में कहा कि कंद है और खाने में स्वाद है और हो सकता है कि इसी वजह से इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। और इसके पश्चात अब सर्प छत्रक के गुण कहे जा रहे हैं। सर्प छत्रक मशरूम को कहा जाता है और मशरूम में भी दो तरह के भेद होते हैं, कुछ पॉइजनस हैं कुछ नॉन पॉइजनस हैं। और पॉइजनस वाली मशरूम को हम सर्प छत्रक मान सकते हैं, इसे सांप की छतरी भी कहा जाता है। और इसके अलावा जो नॉन पॉइजनस है जिनको हम खाने में प्रयोग करते हैं, अब उनके गुण को कहा कि सर्प छत्रक को छोड़कर अन्य सभी छत्रक जाति के शाक वीर्य में शीत है और ये विशेषता सर्दी में ही उपलब्ध होते हैं। और वीर्य में शीत है तो ये ठंडे हैं और इनका हम अगर प्रयोग अधिक मात्रा में करेंगे तो ये कफ को बढ़ाने वाले होंगे। तो उस दृष्टि से हमें ये ध्यान देना है कि सभी प्रकार की मशरूम, जिसे खुम्बी भी कहते हैं, ये स्वभाव में ठंडी हैं और पीनस रोग कारक है। पीनस जुकाम को कहते हैं, तो इनका प्रयोग जुकाम को करने वाला है क्योंकि ये ठंडा है, तो ये ठंडे से जुकाम आदि रोग अधिक होंगे। तो उस दृष्टि में ये कहा है। और ये रस में मीठे हैं, खाने में स्वाद है और गुण में गुरु है, मतलब ये इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है, इनके पचने में समय लगता है। तो ये मशरूम के गुण कहे हैं। और इस प्रकार यह पत्र कंद फल का आश्रयभूत चौथा शाक वर्ग समाप्त हुआ। तो इस प्रकार हम शाक वर्ग में भी पत्तियों से बनाने वाले शाक, फल से बनने वाले शाक और इसके पश्चात कंद से और फल से बनने वाले शाक की गुण कर्म के विषय में हमने यहाँ जाना है। तो इसके साथ इस अध्याय का शेष भाग हम आने वाली कक्षा में जानेंगे। और अब बारी है प्रश्नोत्तर की। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि अध्याय 27 अन्नपान विधि अध्याय के अंतर्गत आहार द्रव्यों के कितने वर्ग बनाए गए हैं। तो इसका उत्तर है कि यहाँ पर आहार द्रव्यों के 12 वर्ग बनाए गए हैं और उनमें अलग अलग द्रव्यों का वर्णन किया गया है। और सही उत्तर जानने वाले आप सभी बधाई के पात्र हैं। और आज के लिए प्रश्न है कि इस अध्याय के अंतर्गत जो मास वर्ग कहा गया है उसके भी आगे भेद कहे गए हैं। तो मास वर्ग के कितने भेद यानी कितने वर्ग कहे गए हैं, तो आपको वर्गों की संख्या बतानी है। और आशा है कि आप इसका उत्तर जानते हैं और आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। और इसी के साथ आप सभी को सादर नमस्ते।